स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में जहां हम पावर यानी शक्ति के ऐतिहासिक मैकेनिक्स और अहंकार के छुपे हुए खतरों पर चर्चा करेंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े खतरनाक नियम को डिकोड करने वाले हैं और वो नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने मास्टर या ऊपर बैठे लोगों से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी ना करें। आइए सीधे 17वीं सेंचुरी की राज दरबारी राजनीति में चलते हैं, जहां एक छोटी सी गलती मौत का फरमान बन सकती थी। वॉल्टेयर का ये कोट इस माहौल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। सोचो, जब शाम शुरू हुई तो फुकेक दुनिया के शिखर पर था और जब शाम खत्म हुई तो वो बिल्कुल जमीन पर आ गिरा था। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है, जहां ताकत का खेल पलक झपकते ही पलट जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं हिस्सा 1 की तरफ, द डेंजर ऑफ आउटशाइनिंग और इसकी मूल अवधारणा। ये पहला नियम बिल्कुल सफाई से एक बात कहता है, कभी भी अपने मास्टर से आगे निकलने या उनसे ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी हम ऐसी ह्यूमन हायरार्कीज को देखते हैं जहां एक इंसान दूसरे से ऊपर होता है, वहां मकसद हमेशा ऊपर बैठे लोगों को सुपीरियर फील करवाना होना चाहिए। अगर कोई अपनी काबिलियत का बहुत ज्यादा दिखावा करने लगता है तो इसका उल्टा ही असर होता है। ये उन मास्टर्स के अंदर डर और इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने का ऐतिहासिक तरीका यही था कि मास्टर्स को उनकी असलियत से ज्यादा शानदार और काबिल दिखाया जाए। अब इस नियम के पीछे छुपे एक बहुत ही डीप ऐतिहासिक मेटाफर को समझते हैं। सूरज और तारे। आसमान में एक वक्त में सिर्फ एक ही सूरज हो सकता है ना? इस नियम के मुताबिक मास्टर वो सूरज है जिसके चारों तरफ बाकी सब लोग घूमते हैं। एक सबऑर्डिनेट का काम सूरज की रोशनी को अपने टैलेंट से ढकना नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में घुल मिलकर उस मास्टर स्टार की चमक को और बढ़ाना है। और ये बात हमें ले आती है हिस्सा 2 पर, एक जानलेवा गलती यानी निकोलस फुके का हैरान कर देने वाला पतन। अगस्त 1661 की उस शाम की कल्पना करें। फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुके ने सन किंग यानी किंग लुई 14 के सम्मान में एक शानदार पार्टी रखी। शुरुआत एक बेहतरीन 7 कोर्स डिनर से हुई, जिसमें ओरिएंट के ऐसे खाने थे जो फ्रांस में पहले किसी ने चखे तक नहीं थे। इसके बाद उनके नए महल वॉक्स ले विकॉम्ट के बगीचों में एक रॉयल वॉक हुई। रात होते ही आतिशबाजी और मोलियर का लिखा एक नया नाटक पेश किया गया। ये एक ऐसी पार्टी थी जो सदियों तक याद रखी जाती। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? फुके को अचानक राजा के हेड मस्केटियर डार्टेनियन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक लैविश जश्न और अगले ही दिन गिरफ्तारी। ये रातों रात सत्ता के पलटने का एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए इन 2 लोगों को कंपेयर करना जरूरी है। एक तरफ थे फुके, जेनरस, लैविश और बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी शानदार पार्टी ने राजा को खुश करने के बजाय उनके ईगो को चोट पहुंचाई और उन्हें इनसिक्योर फील करवाया। राजा को लगा कि लोग उसके फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा प्रभावित हैं, जो बर्दाश्त के बाहर था। और दूसरी तरफ थे उनके सक्सेसर जॉन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। ये इंसान कंजूस थे, काफी डल थे, लेकिन सेफ थे। इन्होंने सीधा पैसा राजा के हाथों में दिया ताकि राजा खुद वर्साइज जैसा मैजेस्टिक महल बना सके। एक राजा ने एक चमकदार टैलेंटेड मिनिस्टर को हटाकर एक बोरिंग इंसान को चुना, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी अपनी चमक कभी फीकी ना पड़े। और पता है उस एक शानदार पार्टी की आखिरी कीमत क्या चुकानी पड़ी? फॉकेट की बाकी की पूरी जिंदगी पिरेनीज के एक बहुत ही अलग थलग प्रिजन में अकेले कटती, पूरे 20 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये इस बात का ठीक ऐतिहासिक सबूत है कि अगर किसी मास्टर की वैनिटी या उसकी सुपीरियॉरिटी की भावना को चोट पहुंचती है तो उसके परिणाम कितने भयानक और परमानेंट हो सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हिस्सा 3 की तरफ, अ मास्टरफुल ऑब्जर्वेशंस। यहां हम देखेंगे कि इसी गेम को महान गैलीलियो गैलीले ने कितने शानदार तरीके से खेला। 1600 के शुरुआती दौर में गैलीलियो लगातार फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में जी रहे थे। पहले वो एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, अपनी नई खोजों जैसे मिलिट्री कंपस को अलग अलग शासकों में बांट देते थे। बदले में उन्हें बस थोड़े बहुत गिफ्ट्स मिलते थे, स्टेबल इनकम नहीं। लेकिन 1610 में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी, एक हाईली टारगेटेड अप्रोच अपनाई। जब उन्होंने जुपिटर के नए मून्स डिस्कवर किए तो उन्हें जगह जगह बांटने के बजाय अपना पूरा फोकस सिर्फ एक पर रखा, पावरफुल मेडिची डायनेस्टी पर। और ये कदम सच में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सोचिए, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक शक्तिशाली अमीर परिवार को इम्प्रेस करने के लिए जुपिटर और तारों का इस्तेमाल कर रहा है। गैलीलियो ने जुपिटर के उन 4 नए डिस्कवर किए गए मून्स को सीधा कॉस्मो स्क्वायर और उनके 3 भाइयों के साथ जोड़ दिया। एम्पिरिकल साइंस को एक कॉस्मिक इवेंट में बदल दिया गया।
जुपिटर पहले से ही मेदिची परिवार का सिंबल था और अब आसमान में 4 तारे उनके चारों बेटों की तरह जुपिटर के चक्कर लगा रहे थे। इसे कहते हैं एकदम अपर लेवल की ऐतिहासिक चमचागिरी। इस कॉस्मिक स्ट्रेटजी का फाइनल नतीजा क्या निकला? गैलीलियो को ऑफिशियल कोर्ट फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बना दिया गया, और वो भी जिंदगी भर के लिए फुल सैलरी के साथ। यहां गैलीलियो ने मास्टर को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन्हें दुनिया के बाकी शासकों के सामने और भी ज्यादा महान और चमकदार बना दिया। अपने मास्टर को सीधा तारों के साथ जोड़कर गैलीलियो ने अपना आगे का पूरा करियर सिक्योर कर लिया। चलिए अब इन कहानियों से आगे निकलकर हिस्सा 4 पर आते हैं, नेविगेटिंग अनस्पोकन रूल्स। ये अनकहे नियम और पावर के मैकेनिक्स आखिर काम कैसे करते हैं? इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जहां लोग जाने अनजाने में अपने मास्टर्स से आगे निकल गए और उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। पहला खतरा होता है नेचुरल चार्म का। साल 1500 में फाइंजा के प्रिंस अस्टोरे मैनफ्रेडी का एग्जाम्पल लेते हैं। वो नेचुरली बहुत हैंडसम और चार्मिंग थे। सेज़रे बोर्जिया ने शुरू में तो उन्हें आज़ाद छोड़ा, पर बाद में बंदी बनाकर नदी में डुबाकर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोर्जिया वैनिटी से भरा हुआ था और मैनफ्रेडी का नेचुरल चार्म उसके ईगो के लिए एक डायरेक्ट खतरा बन गया था। दूसरा खतरा है अपनी पोजीशन को फॉर ग्रांटेड लेना। 1591 में जापान में सेन नो रिक्यू, जो एम्परर हाइडेयोशी के सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर थे, उन्होंने महल के अंदर एक ऐसी जगह पर अपनी खुद की एक आलीशान स्टैचू बनवा दी जो राजा को अच्छा नहीं लगा। इस प्रिजम्पशन और एरोगेंस की वजह से राजा ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। अपना स्टेटस गलत आंकना सच में फेटल हो सकता है। तो सवाल उठता है, इतिहास में समझदार सबॉर्डिनेट्स ने अपनी शक्ति को छुपाने और मास्टर के ईगो को बढ़ाने के लिए आखिर क्या प्रैक्टिकल मेथड्स अपनाए? पहला तरीका, थोड़ा नाइव एक्ट करना और खुलेआम मास्टर की एक्सपर्टीज मांगना, जिससे उन्हें लगे कि वो सुपीरियर हैं। दूसरा, क्रिएटिव आइडियाज आपके हो सकते हैं, पर पब्लिक में उसका पूरा क्रेडिट मास्टर को देना। तीसरा तरीका, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा जेस्टर या विदूषक जैसा बिहेव करना, जिससे मास्टर हमेशा वार्म, चेयरफुल और इन कंट्रोल्ड दिखे। और चौथा सबसे जरूरी नियम, जब भी अपने से ऊपर वालों को एंटरटेन करना हो तो अपने लिमिटेड मीन्स का ही दिखावा करना, कभी भी फूकेश जैसी गलती ना दोहराना। बाल्टासार ग्रासियान का ये कोट एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। किसी भी तरह की सुपीरियॉरिटी हमेशा दुश्मनी पैदा करती है, लेकिन एक सबॉर्डिनेट का अपने मास्टर से सुपीरियर देखना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, ये सीधा जानलेवा है। जब कोई पब्लिक में अपने टैलेंट का दिखावा करता है तो ज़रूरी नहीं कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। कई बार वो डर या रिजेंटमेंट महसूस करते हैं। इसलिए जो लोग ऊपर हैं उनकी इनसिक्योरिटीज़ को मैनेज करना ही इस गेम का सबसे बड़ा रूल है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, हिस्सा 5, द एक्सेप्शन टू द रूल, जिसे द रिवर्सल भी कहते हैं। क्योंकि हर नियम का एक एक्सेप्शन होता है, इस नियम का भी एक निर्मम सच है, द रिवर्सल। हम जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग हमेशा शक्तिशाली नहीं रहते। अगर कोई सुपीरियर एक फॉलिंग स्टार बन चुका है, यानी उसकी ताकत लगातार कम हो रही है, तो हिस्ट्री गवाह है कि प्रैक्टिशनर्स ने उस वक्त कभी कोई रहम नहीं दिखाया। अगर मास्टर सच में कमजोर पड़ रहा है तो स्मार्ट लोग उन्हें आउटस्मार्ट और आउटचार्म करके उनके पतन को और तेज कर देते थे। अगर वो पहले से ही बहुत ज्यादा वीक हैं तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नेचर को अपना काम करने दिया जाता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा कैच यही है, अगर मास्टर अपनी पोजीशन में मजबूत है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि चुपचाप धैर्य के साथ अपने वक्त का इंतजार किया जाए, क्योंकि वक्त के साथ सत्ता आखिरकार ढल ही जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। हमने ये तो जान लिया कि कमजोर मास्टर को आउटशाइन किया जा सकता है, लेकिन कोई सबॉर्डिनेट बिल्कुल प्रिसाइजली ये कैसे पहचाने कि मास्टर कब पूरी ताकत में है और कब वो एक फॉलिंग स्टार बन चुका है? ये ऐसी डिस्टिंक्शन है जो ह्यूमन हायरार्कीज की एक सच्ची और काफी कठोर रियलिटी को दर्शाती है। इन पावर मैकेनिक्स के इस कॉम्प्लेक्स सवाल के साथ ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। इन ऐतिहासिक सच्चाइयों पर जरूर सोचिए और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।